ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पत्र लिखा है। एक बार फिर से आदिवासी समुदाय के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा आवाज उठाई गई है। उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर पीएम से सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। बताते चले कि हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड बिल पास कर केंद्र को भेजा है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई है। इसी विषय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि हेमंत सरकार द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर केंद्र के पास भेजा गया है, लेकिन अब तक इस पर केंद्र सरकार चुप है। वर्तमान राज्य सरकार के पास ईमानदारी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति अपना रही है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त जब डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूं कि आज विधानसभा से पास है, तो सारी प्रक्रिया राज ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके हाथ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहां तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए, उसने भुरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भेजे गए सरना धर्म कोड के पत्र के विषय में राज्यसभा सांसद का कहना है कि झारखंड सहित पूरे देश के आदिवासी समुदाय अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, पर उनके लिए अब तक कोई धर्म कोड नहीं है। हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज, और यहाँ कहीं नहीं, पूरे देश के, वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए। इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद के हिमायती नहीं रहे हैं। वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उसको बोंगा कहते हैं, और जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों? ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई बहन लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है, और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने। इधर लालू प्रसाद यादव को हुई 3.5 साल की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई अधूरी रही है। अदालत में अगली सुनवाई की तारीख दिसंबर के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। बताते चले कि देवघर कोषागार में हुए लाखों रुपए के घोटाले में लालू यादव को 3.5 साल की सजा हुई है। चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था। लालू प्रसाद यादव पर तकरीबन 96 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप था। विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए 3.5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे बढ़ाने के लिए सीबीआई ने याचिका दाखिल की है। सीबीआई के द्वारा जो है क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस लालू जी एंड अनिकेत के खिलाफ, तो जिसकी सुनवाई थी, पर अब सुनवाई जो है 2 वीक दिसंबर में होगी, इसमें एडजॉर्नमेंट हो गया।
इधर राजधानी रांची के धुर्वा स्थित एचईसी में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 माह से बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इसी के तहत इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में महामहिम से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और वेतन भुगतान की मांगों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद केंद्रीय नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हमारी मुलाकात काफी सकारात्मक रही। राज्यपाल ने और भी कई पेपर्स की मांग की है और भरोसा दिलाया है कि इन समस्याओं को लेकर वे प्रधानमंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से बातचीत करेंगे। किया है केंद्र सरकार ने और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से 1.5 वर्ष से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का, इस देश का एक बड़ा धरोहर है। एचईसी को बचाना, प्लानिंग कमीशन जो था नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था, क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थायी कोई नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है। ये सारी स्थिति है। हमारी यहाँ के हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि एचईसी की समस्या को लेकर राज्यसभा में मैंने कई बार सवाल उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां कुछ समझ में नहीं आ रही है। एचईसी में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिख इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है, प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? ये सवाल मैंने उठाया है और मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स, वर्कर्स और जितने भी कर्मी हैं उनको उनका बकाया वेतन दिया जाए और फिर उसके पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एचईसी के पास ज़मीन है करोड़ों की, जिस पर एचईसी पर तमाम लोग काम कर ही रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं, और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? वहीं बीते 23 अगस्त को NH 75 पर प्रखंड कार्यालय के पास दिन दहाड़े एक महिला से 2.25 लाख की लूट का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया था कि चक्रधरपुर में दिन दहाड़े एक और लूट का मामला सामने आया है। इस बार भी महिला को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया है। इस घटना को दिन दहाड़े लुटेरों ने बंदूक की नोक पर अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रुंगसाई से मंडलसाई जाने वाले रास्ते में लूट की ये घटना हुई है। पीड़ित बैंक कर्मी का नाम शिखा प्रजापति है। घटना बुधवार की सुबह लगभग 10:30 बजे की बताई जा रही है। 2 अपराधियों ने बंदूक दिखाकर महिला बैंक कर्मी से 43,215 रुपए और स्कूटी लूट ली और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर बंधन बैंक में कार्यरत शिखा प्रजापति चक्रधरपुर के टोंका टोला व रुंगसाई के महिला समूह से पैसे इकट्ठे कर चक्रधरपुर के लोकनाथ नगर स्थित अपने कार्यालय जा रही थी। तभी काला कपड़ा पहने 2 युवकों ने उसे रोक लिया
एक युवक ने अचानक उसकी स्कूटी से चाबी ही निकाल ली। इसके बाद दोनों युवक ने उसे पिस्तौल दिखाकर स्कूटी के डिक्की और उसके पर्स में रखे 43,215 रुपए छीन लिए और उसकी स्कूटी भी लेकर भाग गए। चक्रधरपुर थाना में पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उसकी तफ्तीश में जुट गई है। बताते चले कि चक्रधरपुर में लगातार अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना से दहशत है। तो आपका दुकान है, 2 दुकान के जस्ट पीछे में एक तो मोड़ है, मोड़ के पास में वहाँ जाइएगा, वहाँ पे जस्ट मोड़ने से 2 सेकंड पहले। घटना कब का है बोले? ये आपका 10:37 मिनट आज के कब? आज से 10:37 मिनट। माने वो पैसा वो उधर से उठा के आ रहा था? हाँ, अकेले थे? हाँ अकेले। जो क्या नाम है स्टाफ का? स्टाफ का नाम है शिखा प्रजापति। स्टार्टिंग में वहाँ से जब 2-3 ग्रुप कलेक्शन करके आई, कलेक्शन करके आने के बाद कहाँ वो तो आपका ग्रुप का जो एरिया है वही मॉल साई एरिया में, मंडल साई एरिया में, मंडल साई में ही वहाँ पे है। वहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली था, तो वहीं पे सारा घटना। बंदूक था, बंदूक दिखा के 2 ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है, ब्लैक कपड़ा पहन के दोनों काला कपड़ा पहना हुआ था। वहीं कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांड्रा थाना का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां डीआईजी के पहुंचने पर पुलिस द्वारा इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने कांड्रा थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांड्रा थाना परिसर में घूम कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त की, साथ ही यहां वृक्षारोपण भी किया। डीआईजी ने रूटीन विजिट के तहत थाना का निरीक्षण किया, अघतन कांडों की जानकारी ली, लंबित कांडों की समीक्षा के साथ साथ मालखाना का निरीक्षण, बेहतर पुलिसिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश समेत अन्य मामलों पर भी चर्चा की। इस मौके पर कांड्रा थाना प्रभारी पास्कल टोपो, थाना में पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी एवं जिला पुलिस बल के जवान मौजूद थे। इधर सरायकेला खरसुआ जिले में नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। बीते 6 महीने में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा लगभग सभी हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे नक्सल गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चली है। ये बातें कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने सरायकेला जिले के कांड्रा थाना निरीक्षण के मौके पर संवाददाताओं के बातचीत के क्रम में कही। घंटों चले इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान डीआईजी ने लंबित कांडों की समीक्षा की, पंजी जांच, मालखाना निरीक्षण, पुलिस बैरक का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में डीआईजी ने बताया कि थाना के सभी रजिस्टरों का मिलान किया गया है, जो अपडेट है। इन्होंने थाना प्रभारी के कार्यों पर संतोष जाहिर किया। वहीं एक सवाल के जवाब में डीआईजी ने बताया कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी और पुलिस हेडक्वार्टर से प्राप्त निर्देश के बाद जिला पुलिस द्वारा एंटी नक्सल मूवमेंट चलाया गया, जिसका नतीजा रहा कि जिला अब नक्सल मुक्त हो चला है। दूसरी ओर सरायकेला जिले के कांडा थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर कोल्हान डीआईजी ने चिंता जताई है। इन्होंने बताया कि जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए, बड़े वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए। डीआईजी ने बताया कि जल्द ही एक्शन प्लान तैयार कर बड़े वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर डीआईजी के साथ सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वमल कुमार, हेडक्वार्टर डीएसपी चंदन वत्स, कांड्रा थाना प्रभारी पास्कल टोपो भी मौजूद थे। केसेस थे, इम्पोर्टेंट केसेस थे, उसका मैंने रिव्यू किया और जो पुराने केसेस थे जो 3 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है, उनको मैंने निर्देश किया है कि यथाशीघ्र उसका निष्पादन किया जाए। इधर जमशेदपुर में 28 सितंबर को इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर निकलने वाले जुलूस को लेकर जिला मुख्यालय में उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों, मौलाना और शांति समिति के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी दी गई कि जुलूस को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर को 7 जून में बांटा गया है, जहां 84 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। जुलूस के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस के जवान अधिकारियों की तैनाती रहेगी। जवान व अधिकारी जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी व्यवस्थित करेंगे। साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई एहतियात बरते जा रहे हैं। जुलूस में 2 पहिया वाहन सहित डीजे, भड़काऊ गीत बजाने व भारी वाहन और ट्रेलर के उपयोग पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में एसएसपी किशोर कौशल और डीडीसी मनीष कुमार की ओर से मंगलवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया।
प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रहने का आग्रह किया है, जिसके दौरान जिला पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। वहीं मौजूद मौलानाओं ने नागरिक सुविधाओं से संबंधी समस्याएं, जिसमें जल जमाव, साफ सफाई, सड़क मरम्मतीकरण की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। 23 सितंबर से चली आ रही सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चुनावी प्रक्रिया अंततः मुनका केडिया गुट की जीत के साथ समाप्त हुई। वहीं सोनथालिया की टीम को एक भी पद हासिल नहीं हुआ और पूरी टीम का सफाया हो गया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव परिणाम की देर शाम हुई घोषणा के साथ ही विजय आनंद मुनका और मानव केडिया की टीम ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए चैम्बर के सभी पदों पर कब्जा जमा लिया। वहीं सुरेश सोनथालिया गुट को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जीत की घोषणा के साथ ही पूरा चैम्बर भवन परिसर ढोल नगाड़े और जश्न में डूब गया। चुनाव जीतने के बाद विजयी टीम राम मंदिर पहुंची और भगवान का आशीर्वाद लिया। टीम ने वहीं से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी की थी। चुनाव समिति के अनुसार सिंहभूम चैम्बर में 1912 मतदाताओं को वोटिंग राइट प्रदान किया गया था। 23 सितंबर से 55 घंटे तक चली ई वोटिंग के दौरान 1059 लोगों ने मतदान किया। इसके बाद मंगलवार को चैम्बर भवन में मैनुअल वोटिंग हुई। इस दौरान 634 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में कुल 88.54% मतदान हुआ। अध्यक्ष पद पर विजय आनंद मुनका ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोनथालिया को 180 मतों से पराजित किया। महासचिव पद पर मानव केडिया ने अपने प्रतिद्वंदी सोनथालिया गुट के भरत वसानी को 493 मतों के बड़े अंतर से मात दी। महासचिव पद का चुनाव लड़ रहे पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल को महज 190 मत मिले। विजय मुनका गुट के उपाध्यक्ष PRW पद के प्रत्याशी अभिषेक अग्रवाल गोल्डी ने पहली बार चैम्बर चुनाव लड़कर सर्वाधिक 988 मत हासिल किए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना को 375 मतों से पराजित किया। साथ ही चैम्बर के इतिहास में पहली बार महिला कार्यकारिणी सदस्य सुमन नंगेलिया निर्वाचित हुई है। इसके साथ ही मुनका केडिया की टीम ने सभी पदों पर कब्जा जमा लिया है। इस मौके पर विजय मुनका ने कहा कि उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का ये परिणाम है। आगे भी चुनाव के दौरान 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा पर कार्य आरंभ किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर मैं चैम्बर में जब भी चुनाव लड़ा हूँ, सबसे बड़ी चुनौती इस बार थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तन्मयता से कार्य को अंजाम दिया वो काबिले तारीफ है। मैं पूरी जीत अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ। दूसरा, व्यापारी उद्यमियों ने साबित कर दिया कि वो लोग काम को देखते हैं और परखते हैं और काम को वोट दिया है। आरोप प्रत्यारोप झूठ सच का पर्दाफाश हो गया और काम की कद्र हुई और काम को जीत मिल गया। वेन्यू वोटिंग की बात नहीं है, कुल मिलाकर के परिणाम हमारे पक्ष में आया है। ये व्यापारी उद्यमियों की जीत है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने 15 पॉइंट का चार्टर मैनिफेस्टो जारी किया था। जो लोग जानते हैं और जो लोग प्रूवन रिकॉर्ड भी है कि हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, उसी तरह अपने एजेंडे पर कल से हम लोगों का काम पुनः उसी रफ्तार से शुरू हो जाए। टीम की शुरू से ही सोच थी कि यहाँ पर जिस दिन भारत सरकार के पार्लियामेंट में महिलाओं का रिजर्वेशन पारित हुआ, उसी दिन महिला व्यापारी का हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कराया। और चूंकि जिस तरीके से पूरे भारत में, पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का आवाज बुलंद हो रही है, उसी परिणाम चैम्बर में भी आगाज है कि आने वाले दिनों में महिला व्यापारियों को उचित सम्मान और स्थान दिया जाएगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा सोन मंडप सिद्धगोड़ा में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋण भुगतान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकर्स इस लोन मेला में शामिल हुए। इस ऋण वितरण शिविर में 10,000 से लेकर 50,000 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने के लिए कुल 11,046 विंडो का टारगेट राज्य की ओर से मिला है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने सभी को रजिस्टर कर लिया है। इस मेले के माध्यम से 1500 स्ट्रीट वेंडर को विभिन्न बैंकों के द्वारा लोन प्रदान किया गया। काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर इस लोन मेला में शामिल हुए। सभी लोन पाकर काफी खुश थे। सरकार की सोच है कि इन स्ट्रीट वेंडरों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सके। हमारे आज जेनेसी और सारे बैंकर्स जो जेनेसी के अंदर आते हैं, वो सारे बैंकर्स और जेनेसी के अंतर्गत जितने भी वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर,
उन सभी का आज हम लोगों ने एक जॉइंट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में। और यहाँ पे हमारे जेनेसी को स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन देने के लिए कुल 11,046 का टारगेट मिला हुआ है हमें स्टेट से ही। तो वो टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है सारे स्ट्रीट वेंडर्स को। अब हमारा दूसरा स्टेप ये था कि इन सभी को बुला के आज बल्क में हम लोगों ने 1500 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का लोन निर्गत किया है, डिसबर्समेंट किया है। कल तक उनके अकाउंट में ये चला जाएगा। तो इसमें हमारे जितने भी बैंकर्स हैं जेनेसी के अंदर, लीड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये सभी बैंकर्स आज हमारे यहाँ एकत्रित हुए, उन्होंने भाग लिया। और जितने भी बेनिफिशरीज स्ट्रीट वेंडर के थे वो लोग काफ़ी संख्या में आज यहाँ जुड़े हमारे साथ और काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ है हमारा प्रोग्राम। और टोटल हम लोगों ने 1500 डिसबर्समेंट किया है, 1500 स्ट्रीट वेंडर्स का 10,000 का लोन हम लोगों ने आज डिसबर्समेंट किया। मोटिव ये है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम लोग 10,000 का लोन प्रोवाइड करके 50,000 तक का लोन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है PM स्वनिधि का, जिसमें इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करना है। और हमें ये कल को हमको पता करना होगा कि हमारे जेनेसी के अंतर्गत कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो वो पोर्टल अगर हम लोग खोलते हैं तो उस पोर्टल में हमारे सारे स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड होंगे और हमें उस पोर्टल से ही सारे स्ट्रीट वेंडर्स का डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ 10,000 का लोन देने के बाद ये लोग वेंडर कार्ड का भी अप्लाई कर चुके हैं, तो इनको एक वेंडर कार्ड भी हम लोग के द्वारा दिया जाता है और वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। शहर की सामाजिक संस्था पी परवरिश की ओर से राजकीय मध्य विद्यालय डिमना प्रांगण में बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर स्कीम का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों ने स्कीम में भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा नेता नीरज सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने को लेकर राजकीय मध्य विद्यालय डिमना प्रांगण में दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों के बीच एक स्कीम का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। किसी स्कीम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता ने संस्था द्वारा बच्चों के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने से बच्चे मानसिक रूप से विकसित होंगे। परवरिश इसके तहत इन लोगों ने जो इतना बड़ा नेक कार्य करने का जो बीड़ा उठाया है, इस डिमना मध्य विद्यालय में जो बच्चों के बीच में प्रोत्साहन करने का जो इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, इससे आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बच्चों को पढ़ाई में रुचि आएगी कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है। आज हम लोग डिमना के मध्य विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। हमारे सौरभ जी भी उपस्थित हैं, पी परवरिश की टीम, इनकी पूरी टीम है। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी तरह से निरंतर आप काम करते रहें और देश के निर्माण में आपका जो ये योगदान है, ये आदमी इसको हमेशा याद रखेगा। और चक्रधरपुर में कर्मा पूजा के बाद अब शहर के सिरसा स्टेडियम में सरना उरांव समिति द्वारा 2 दिवसीय खेलकूद और मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के सफल आयोजन को लेकर चक्रधरपुर के सिरसा स्टेडियम में सरना उरांव समिति द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर शनिवार को कर्मा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर को फुटबॉल का फाइनल मैच जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर शनिवार को कर्मा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर को फुटबॉल का फाइनल मैच, तीरंदाजी प्रतियोगिता और मैट्रिक और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। 30 सितंबर को इस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के हाथों होगा। फुटबॉल प्रतियोगिता में चक्रधरपुर के अलावे जमशेदपुर, चाईबासा, चांडिल, रांची, सीनी, खरसवा, मनोहरपुर, पौसेता, जगन्नाथपुर, तमाड़ की टीमें भाग ले रही है। इस खेलकूद और सम्मान समारोह को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए उरांव सरना समिति के सदस्य तैयारी में जुटे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।